नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप देखने जा रहे हैं। इसमें कुल मिलाकर 60 प्रश्न हैं। बिल्कुल परीक्षा के प्रारूप के आधार पर प्रश्नों को डिजाइन किया गया है। हिंदी के 60 प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जीएस वाले सेगमेंट में अगर कहीं आप फिसल भी रहे हैं, कहीं आपके नंबर कमोबेश हो रहे हैं, क्योंकि सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आप उसे बैलेंस कर सकते हैं और चयन हासिल कर सकते हैं, मतलब कम से कम प्री क्लियर कर सकते हैं, ये बात है। ठीक, तो इसीलिए हिंदी को थोड़ा सा गंभीरता से लीजिएगा। इसमें जितनी ज़्यादा आप बढ़त दर्ज करेंगे उतना ही जीएस वाला जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन। और रिवीजन हम कैसे करेंगे? प्रश्नों के माध्यम से करेंगे। कुल मिलाकर 60 प्रश्न हैं। वैसे हालांकि इससे पहले फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, उसमें कई सारे आपने देखे हैं, उनका स्तर थोड़ा उच्च है। ठीक, यहाँ मॉडरेट और इजी लेवल वाले प्रश्न आपको दिखाई देंगे। उच्च स्तरीय जो प्रश्न है उनको भी हल कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि उनको छोड़कर जाना है। उन्हें इसलिए हल कीजिएगा क्योंकि जो 2-4 नंबर के प्रश्न आपसे गलत होते हैं, अगर आप उन टेस्टों को सॉल्व करते हैं तो वो गलत नहीं होंगे। तो शुरू करें। पहला प्रश्न देखिए, यही झांक रहा है। अंतड़ी का तत्सम है। अंतड़ी मतलब क्या होता है? आंतें जो होती हैं हमारी, उसको कहा जाता है अंतड़ी या अंतड़ी। अब इसमें आपको देखकर बताना है कि तत्सम कौन सा है। तो आंत्र होता है, असल में अंत्र होता है या आंत्र होता है। अब जो आप इसमें से विकल्प के तौर पे देखें उसे चुनना है। कभी कभी क्या होता है ना, जिस शब्द को हम रट कर गए होते हैं एग्जैक्ट वही शब्द नहीं आता है, थोड़ा सा अलग आ जाता है, तो निकटतम आपको चुनना चाहिए, जो सबसे सटीक हो उसका चुनाव करना चाहिए। यही बुद्धिमानी है, क्योंकि अब आयोग से आप जाकर झगड़ा नहीं कर सकते हैं कि उस विकल्प को चेंज करो। यहाँ आप अपनी तरफ से बुद्धि से काम ले सकते हैं। तो यहाँ अंत्र हो जाएगा। आंत्र भी होता है, अंत्र भी होता है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फर्क है। अंतड़ी। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा गया कि तत्सम क्या है, मतलब तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है। तो आंकड़न दिया है, अक्षर दिया है। अक्षर कैसे लिखा है वो आप देखें, छाता वाला छ लगाया है। और अंगूठा है। ठीक, अंगूठा जो है ये किस तरह का शब्द है आपको पता है। और अमोल है। इसमें अगर आप देखें तो आंकड़न, इसका जो तद्भव है वो क्या होता है? अकड़न। तो यहाँ ये तत्सम रूप में दिया हुआ है, आंकड़न। बाकी जो है उनको देख लीजिए, ये अक्षर नहीं होता है बल्कि ये अक्षर होता है, इस प्रकार से। ठीक, और अंगूठा नहीं बल्कि अंगुष्ठा होता है। और नीचे जो आप अमोल देख रहे हैं वो अमूल्य होता है असल में। ठीक, तो इसका जो तद्भव यहाँ पर था वो आपने देखा। और आंकड़न जो है वो असल में क्या है? तत्सम है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 को देखिए। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन से हैं? तो अंगारा दिया है, आशीष दिया है, अटारी दिया है, और इसके अलावा आप देखिए कि इसमें अजान दिया हुआ है। तो तत्सम तलाशना है, आप समझ सकते हैं। नीचे वाले जितने भी हैं, यहाँ अटारी, अजान, ये सब नहीं होंगे। इसमें आशीष शब्द जो है ये तत्सम है। और शुद्ध संस्कृत में अगर देखा जाए तो ये आशीष होता है, छोटी की मात्रा होती है और नीचे ऐसे हलंत रहता है, लेकिन लिखते हैं हिंदी में इसी प्रकार से, और ये भी शुद्ध माना जाता है, तत्सम माना जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखिए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है आपको ये बताना है। तो अगुआ दिया है, 80 दिया है, इसके अलावा अस्तुति दिया है और एकल दिया है। तो इसमें जो एकल शब्द है वही तत्सम है, बाकी जितने हैं वो तद्भव है। ठीक, अस्तुति नहीं होता है, स्तुति होता है। ठीक, 80 जो है वो एक गिनती है जो कि तद्भव रूप में है। अगुआ भी नहीं होता है। ठीक, अग्रणी होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ का जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। तद्भव शब्द कौन सा है? अब यहाँ पर तत्सम नहीं बताना, तद्भव बताना है। तो जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए और अपनी मूल अवस्था में ही रह गए, उनके स्वरूप में जरा भी बदलाव नहीं हुआ, तो उनको हम कहते हैं तत्सम। ठीक, और हिंदी में संस्कृत से आए हुए शब्दों की ही भरमार है। हिंदी बनी ही किससे है? संस्कृत से बनी है। तो जो शब्द हिंदी में आकर अपना रूप बदल लिए, नए कलेवर में आ गए, उनके ऊपर नया प्रभाव पड़ गया, तो वो कुछ नए उच्चारण के साथ बुलाए जाने लगे और उनको तद्भव कहा जाता है। उनका स्वरूप बिगड़ चुका है। अब यहाँ देखिए तद्भव कौन सा है। तो आकाश दिया है, आश्चर्य दिया है, अमृत दिया है और अमचूर दिया हुआ है। अमचूर जानते हैं, खटाई जिसे आप कहते हैं, आम का जो मैंगो पाउडर होता है। अब इसमें आप देखें तद्भव कौन सा है, तो अमचूर हो जाएगा। ये शब्द देखकर पहचान में आ जाता है, इतना भी मुश्किल नहीं होता है। अगर आप चारों शब्दों को ध्यान से देखेंगे ना, तो जो तत्सम वाले हैं वो अक्सर थोड़े टेढ़े टाइप के होते हैं, उच्चारण में उन्हें थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ती है। तद्भव जो है वो आराम से उच्चारित हो जाते हैं। वजह भी तद्भव के बनने की वही है। ठीक है, लोगों को संस्कृत के शब्द बोलने में दिक्कत होती थी, तो वो अपने हिसाब से, अपनी जबान के हिसाब से उसको ढाल लेते थे कि अच्छा ऐसे बोलने में सुविधा हो रही।
खैर, तो अमचूर का तत्सम क्या होगा? आम्र चूर्ण। ठीक है, आम का चूरा, जो आम का सुखाकर चूरा बनाया जाता है और खटाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो आम्र चूर्ण होता है इसका, और डी वाला हमारा आंसर है। इसके बाद 6वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यह एक गिनती है। आमतौर पर आयोग गिनतियां नहीं पूछता है, ठीक है, गिनतियां जो हिंदी की हैं उनका तत्सम नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभार ये भी आ सकता है। तो संभावना जहां जहां से बनती है वहां वहां से हम प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, अष्टानवति दिया हुआ है। नवति मतलब क्या होता है? 90, और उसमें आपने अष्ट यानी 8 जोड़ दिया, तो 90 में आप 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 98 आएगा, और इसीलिए 98 वाला जो विकल्प है वो सही। अष्टानवति ये तत्सम है, ठीक। नवति जो है इसको 90 को कहा जाता है, तो यहां पर अष्टानवति यानी 98 हो गया। 88 है, अढ़ाई है, ये सब जो है ये खुद तद्भव है। इसके बाद आगे चलते हैं, नीचे वाले जो है ना, जैसे 88 है, अष्टाशीति होता है, तो इन गिनतियों का भी तद्भव ही दे रखा है। इसके बाद 7वें नंबर के प्रश्न को देखिए। अमावस्या, जिस दिन चंद्रमा एकदम लुप्त हो जाते हैं और सिर्फ तारों का साम्राज्य रहता है, काली रात, ठीक, दिवाली के दिन अमावस्या होती है। तो अमावस्या का तत्सम यहां पर दे रखा है, अमावस्या खुद तत्सम है असल में, तो तद्भव आपको बताना है। तद्भव इसमें से आप देखें, अमावस होता है, ठीक, अमावस हम लोग बोलते हैं अमावस की रात, पूर्णमासी की रात या पूनम की रात, तो पूर्णिमा उसका हो जाता है, ठीक। यहां फिलहाल ये हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, बाकी जो इसमें नीचे शब्द दिए हैं उनकी वर्तनी अलग है। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न को देखें। अनाड़ी, कहते हैं इस काम में तुम एकदम अनाड़ी हो, तुम्हें आता नहीं है ठीक से, मतलब असभ्य हो, उस काम का मैनर तुम्हें नहीं पता है, तो इसके लिए आपको तत्सम तलाशना है, तो अनार्य हो जाएगा, ठीक है। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, और उसके अलावा क्या? तो सुसंस्कृत, सभ्य, मतलब उसे काम करने का जो सलीका है वो पता है, और जिसके पास वो सलीका नहीं है वो क्या है? अनाड़ी है, यानी अनार्य है। तो यहाँ इसका जो तत्सम है वो दिया हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 को देखिए। तत्सम शब्द यहाँ नहीं पूछ रहा है, ये तद्भव पूछ रहा है असल में। तो तद्भव इसमें से आप देखें, अमृत दिया है, अन्न दिया है, अक्र दिया है, और इसके अलावा क्या दिया है? अकेला। तो अकेला एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम है वो एकल होता है, एकल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 को देखें। इधर का तत्सम क्या है? तो यत्र तत्र वाला जो संस्कृत का फंडा है वो तो है ही है, लेकिन तत्सम रूप में हम इसे ईधुर के तौर पे देखते हैं, बोलचाल का ये है। ये भी अर्ध तत्सम है, पूर्ण तत्सम नहीं है। और इधर, ईधन, इसमें असल में करना क्या होता है कि जो बाकी विकल्प है उनकी तुलना में श्रेष्ठतम चुनना होता है। तो ये जो 4 विकल्प दे रखे हैं इसमें से सबसे उत्तम कौन सा है? ईधुर है, जो कि इधर के लिए तत्सम के तौर पर इस्तेमाल होता है, हालांकि फिर भी ये अर्ध तत्सम है। इसके बाद 11वें नंबर के प्रश्न को देखें। इनकार, ठीक है, इनकार का पर्यायवाची, इनकार आप किसी को करते हैं यानी उसे मना कर देते हैं, तो उसका पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो पहले देखिए कि पर्यायवाची हैं कौन कौन से। इनकार का यहाँ जो विलोम है वो दे रखा है अंगीकार, तो उसी को चुन लीजिए, वो पर्यायवाची किसी कीमत पर नहीं हो सकता। किसी चीज को आप मना कर रहे हैं और अंगीकार का मतलब क्या? उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। बाकी जितने हैं वो इनकार के पर्यायवाची हैं, तो उनको भी याद रखिएगा, जैसे प्रत्याख्यान होता है, ठीक। और इसके अलावा अवंगीकार, यहाँ नीचे भी वही चीज अवंगीकरण दे दिया है, तो ये अलग अलग रूप से है, इन सब का मतलब होता है इनकार करना या इनकार, लेकिन अंगीकार का मतलब क्या? उल्टा, यानी स्वीकार करना। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, उकसाना। किसी को आप उकसा रहे हैं, तो उकसाने पर मनुष्य क्या करता है? एकदम से खौल जाता है, उत्तेजित हो जाता है। जैसे 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है और वो आपस में भयंकर युद्ध नहीं कर रहे हैं, सिर्फ घर में अपने गाली गलौज कर रहे हैं, और कोई तीसरा जाकर उसमें नारद मुनि टाइप का आदमी जो है वो उनके कान भरने शुरू कर दे, उनको उकसाना शुरू कर दे कि फलाने तुम्हारे बारे में ये कह रहे थे, तो आदमी एकदम से डंडा लेकर भड़क जाएगा, फिर मारपीट मच जाएगी, ठीक। तो इसको क्या कहा जाता है? उत्तेजित करना, गुस्सा दिलाना, ठीक। तो उकसाने का क्या हो जाएगा? पर्यायवाची उत्तेजित करना। उपद्रव करना नहीं होगा, ठीक। यहाँ उकसाने के बाद उपद्रव भले ही होता है, लेकिन उकसाने का मतलब ये नहीं कि उपद्रव करना। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 को देखिए। उत्तम का पर्यायवाची, ठीक, उत्तम का पर्यायवाची आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा? प्रवर हो जाएगा। अवर और प्रवर आप पढ़ते हैं परीक्षा में भी, प्रवर अधीनस्थ, अवर अधीनस्थ, इस प्रकार से। तो प्रवर का मतलब होता है उत्तम या ऊपरी, सर्वोच्च, इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 को देखें। पूछा गया है कि उपयोगी का पर्यायवाची क्या है? तो इष्टकर, ठीक है, जो आपको चाहिए था, जो आपकी अभिलाषा थी वो आपको मिला है, और जो आपको चाहिए वो आपके उपयोग का है, सीधी बात है। तो यहाँ इष्टकर उसका पर्यायवाची होगा। बाकी जो है जैसे मौजूद है, विद्यमान है, इनका आपस में कोई मैच ही नहीं बन रहा है। जब आपको सही विकल्प ना पता हो, सही उत्तर ना पता हो, तो जो गलत वाले हैं उनको जरा देखिए कि सबसे ज्यादा गलत कौन सा है, और जैसे ही आपके गलत उत्तर छट जाएंगे वैसे ही सही उत्तर आपके सामने आ जाएगा। इसी को एलिमिनेशन कहा जाता है, और ये टेक्नोलॉजी काम करती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। उपासना का पर्यायवाची, देवता की उपासना, अपने इष्ट की उपासना आप करते हैं, तो वो असल में क्या होता है? इबादत।
और इबादत करने वाला ये अरबी भाषा में कहा जाता है आबिद। ठीक, तो इबादत जो शब्द है ये अरबी और फारसी का मिश्रण है असल में, और उपासना का ये पर्यायवाची इसमें होगा। बाकी जो है वो नहीं होंगे, जैसे तबीयत है, तरकीब है, जुगाड़ है। जुगाड़ मतलब इंतजाम करना किसी चीज का, जोड़ तोड़ करके इंतजाम करना, तो वो सब अलग है। इबादत इसका हो जाएगा। इसके बाद 16वें नंबर के प्रश्न को देखिए। उपाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ कुछ लोग ये कहेंगे ना कि हम क्यों नहीं सीधा उत्तर बताकर आगे बढ़ जा रहे हैं। हिंदी के जो बाकी शब्द है उनका अर्थ कौन बताएगा, और परीक्षा में आ गया तब आप क्या कीजिएगा। तो इसीलिए सारे शब्दों का अर्थ भी देखते चलिए, और आवश्यक लगे तो नोट भी कर लीजिए। ठीक, तो उपाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ ढंग दिया है, जुगाड़ दिया है, विराग दिया है, तरकीब दिया है। भाई उपाय किसी तरह का भी हो सकता है, इंतजामी उपाय भी हो सकता है, जुगाड़ वाला भी उपाय हो सकता है। जैसे किसी की आमदनी कम है तो वो जुगाड़ लगाकर अपना सारा बंदोबस्त करेगा, तो उसको जुगाड़ू टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक, तो वो भी उपाय ही होता है। अब इसमें जितना है वो सब उपाय के पर्यायवाची हैं, लेकिन विराग यानी वैरागी भाव, विरक्ति, वो इसका पर्यायवाची नहीं है, तो इसको बाहर कर देंगे। ढंग, जुगाड़ और तरकीब ये उसके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, 17वें नंबर के प्रश्न में आपसे पूछ लिया गया है कि उपेक्षा जो शब्द होता है, ठीक, उपेक्षा जो शब्द होता है इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो बताइए। तो लापरवाही दिया है, विरक्ति दिया है, उल्लंघन दिया है और उद्गम दिया है। ठीक है, ऐसे इसमें लिखा हुआ है, तो देखकर मालूम हो रहा है उद्गम ही होगा। ठीक, उद्गम का मतलब क्या होता है, कहीं से कोई चीज निकल रही है, उत्पन्न हो रही है, तो उसको उद्गम, जैसे नदियों का उद्गम, जल स्रोत का उद्गम, ऐसे जल का उद्गम, स्रोत तो उद्गम से जुड़ा ही है। इस प्रकार से लापरवाही, विरक्ति और उल्लंघन ये उपेक्षा से जुड़े हुए हैं। ठीक, उपेक्षा का मतलब लापरवाही भी हो सकता है, जैसे आप अपने मूल कर्तव्य की उपेक्षा कर रहे हैं, यानी उसमें लापरवाही कर रहे हैं, इसका ये मतलब है। और यानी उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। ला का मतलब यहाँ पे आपने उपसर्ग जोड़ दिया, और उसके बाद परवाही जो है ये मूल शब्द है। और विरक्ति का मतलब भी वही है। विरक्ति का मतलब ये है कि आप किसी के प्रति आसक्त नहीं है, यानी सबकी उपेक्षा कर रहे हैं। उल्लंघन का तो सीधा सीधा मतलब होता है, तो इसका डी वाला आंसर है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि हमें इसमें नहीं जो चाहिए था वो मिला हुआ है। 18वें नंबर के प्रश्न को देखें। उल्टा का पर्यायवाची नहीं है। उल्टा, तो उल्टे का एक तो पर्यायवाची आप सुन लीजिए, प्रतीप होता है। प्रतीप मतलब क्या होता है, उल्टा, प्रतीप। ठीक, और यहां पर देखें, अब प्रतिकूल दिया है, औंधा दिया हुआ है, औंधे मुंह गिर पड़ा, यानी उल्टा सिर के बल गिर पड़ा। प्रतिलोम दिया हुआ है और चिंताकुल दिया हुआ है। तो ये देखकर मालूम हो जा रहा है बच्चों वाला बाएं हाथ का खेल एकदम पहचानना। प्रश्न सरल हैं, और ज्यादातर प्रश्न सरल ही होते हैं, बहुत ज्यादा उसमें घुमाव नहीं होता है, लेकिन कुछ प्रश्न थोड़े टेढ़े प्रकार के होते हैं, और वहीं पर यह तय होता है कि कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा है, मतलब ढंग से पढ़कर नहीं गया है। फिलहाल इसमें देखें, चिंताकुल का मतलब क्या होता है, चिंता से परेशान, एकदम टेंशन में, तो वो वाली स्थिति। और वो यहाँ पर उल्टे का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी जितने आप देख रहे हैं प्रतिकूल है, यानी किसी के अनुकूल नहीं है, तो उसका उल्टा है, प्रतिकूल हो गया। औंधा आपने सुनी लिया, प्रतिलोम का भी वही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, विलोम भी लिखा जा सकता है, वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 19। उपहास का पर्यायवाची नहीं है। किसी का आप उपहास कर रहे हैं। ठीक, हास, परिहास और उपहास ये 3 तरह की हंसियां होती हैं, लेकिन इनमें जमीन और आसमान का अंतर होता है। अगर आप किसी वाक्य में गलत जगह पे गलत शब्द इस्तेमाल कर देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मित्रों के बीच में उपहास हो रहा था, ये वाक्य गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए, मित्रों के बीच में परिहास हो रहा था। परिहास जो है ये एक स्वस्थ मित्रता का लक्षण होता है, मतलब आप एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं। इसमें कोई वैरी भाव या कोई कमी निकालने वाला भाव नहीं है, आप एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं, ये स्वस्थ मित्रता है। ठीक, मतलब मधुर संबंध है। और उपहास का मतलब क्या होता है, आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं उसके ऊपर कि वो इस काम में लायक नहीं है या इस काम में उसकी कमी। और खिल्ली का भी वही तात्पर्य होता है। तो यहां आपसे पूछा है कि उपहास का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो शक्ति नहीं होगा। विकल्प इतने आसान है कि आप आराम से चुनिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि उपहास के ये तीनों पर्यायवाची, हंसी उड़ाना, उपहास करना, ठीक है, खिल्ली उड़ाना, परिहास करना। हालांकि परिहास जो शब्द है वो उपहास के बहुत नजदीक नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पर्यायवाची की बात हो रही है तो पर्यायवाचियों की सेना इतनी लंबी होती है कि उसमें थोड़ा बहुत भी अगर अर्थ मिलता जुलता है तो उसको शामिल कर लेते हैं। ठीक, लेकिन वैसे परिहास नहीं होगा। परिहास का मतलब दूसरी चीज हो जाएगी, वो मित्रवत हो जाएगा, और यहाँ दुश्मनी वाला उपहास होता है, तो इसका शक्ति हो जाएगा, जो कि सबसे ज्यादा गलत है। इसके बाद 20वें को देखते हैं। उन्मूलन का पर्यायवाची नहीं है। उन्मूलन मतलब क्या, मूल जो है उसको आप उखाड़ रहे हैं। यहाँ उन उपसर्ग है, उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ। उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ने पर अब आप ये कह सकते हैं कि सिलेबस में नहीं है उपसर्ग प्रत्यय, तो क्यों बता रहे हैं भाई। उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर ही तो शब्द बनते हैं, अधिकतर शब्द ऐसे ही बने। मूल शब्दों का तो जो ठिकाना है वो बहुत कम है, उनकी संख्या बहुत कम है। ज्यादातर या तो प्रत्यय जोड़कर बनाए गए हैं, या उपसर्ग जोड़कर बनाए गए हैं, या फिर आपस में संकर करके 2 शब्दों को बनाए गए हैं। तो यहाँ आप देखें कि उन्मूलन जो है इसमें उन उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है, न कि नीचे ऐसे हलंत रहता है। और मूलन जो है ये मूल शब्द है। ठीक, तो जड़ से उखाड़ना, इसका ये तात्पर्य होता है। तो इसका करेक्ट जो विलोम है वो क्या होगा, रोपण।
किसी चीज को आप रोप रहे हैं यानी लगा रहे हैं, जैसे पौधा रोप रहे हैं और फिर उसे जड़ से उखाड़ रहे हैं यानी उसका उन्मूलन कर रहे हैं। लेकिन अब यहां पर आपसे पूछ रहा है कि उसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो अंत। उन्मूलन का मतलब क्या, आपने जड़ से उखाड़ दिया तो अंत तो हो ही जाएगा, तो पर्यायवाची होगा। उत्सादन भी वही होता है, उन्मूलन का जो तात्पर्य है वही उत्सादन का भी है, और निरसन का भी वही तात्पर्य होता है। लेकिन उत्पादन जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक, उत्पादन उन्मूलन का उल्टा माना जा सकता है, हालांकि करेक्ट विलोम भी नहीं है, तो ये एक अलग शब्द है। इसके बाद 21वें को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 में कहा गया कि काबिल, ठीक है, काबिल जो शब्द है इसका विलोम तो नाकाबिल हो जाएगा। ना उपसर्ग आपने काबिल के आगे जोड़ा और ये एकदम से नकारा हो गया। बाकी जो है उन्हें आप देखें, शाश्वत मतलब जो हमेशा चलता रहे, जिसका कि कोई अंत न हो, मतलब निरंतर चले। ठीक, और कमाल, कमाल दिखा दिया, ये तो आप जानते ही हैं। और उत्तम का आपने अभी पीछे देखा है, तो इसका ए वाला। इसके बाद देखिए 22वें को, गगन का विलोम। गगन मतलब आकाश, अंतरिक्ष नहीं, अंतरिक्ष दूसरी चीज है। तो गगन का विलोम आपको बताना है। अब यहाँ पे माफ कीजिएगा, ये गगन नहीं है, ये गमन है असल में। ठीक, गमन शब्द है, इसे गलती से गगन बोला गया। हाँ, गगन का अंतरिक्ष नहीं होता है, वो जानिएगा, आगे उसको भी हम देखेंगे। तो गमन का विलोम यहाँ पर आपको देखना था, आगमन हो जाएगा। कुछ लोगों ने ये कहा कि आगमन कैसे हो सकता है। गमन मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए, जाना, कहीं पर जाना। ठीक है, यहां से आप गमन कर गए और लौट कर आए तो उसको आगमन कहा जाता है। यहाँ आ उपसर्ग जो है वो अर्थ को परिवर्तित कर देता है। ठीक, तो यही है इसका विलोम। बाकी जो आप देख रहे हैं इससे गमनागमन, यानी गमनागमन का मतलब क्या होगा, आना जाना। गमन और आगमन दोनों शब्द इसमें मिले हुए हैं, मिक्स इसमें दिखाई देते हैं। और इसके बाद देखें यहाँ पे प्रागमन है। प्रागमन मतलब आगे आगे जाना। ठीक, प्रा जो शब्द है वो आपको प्रथम बना देगा, यानी आगे कर देगा। और गमनीय मतलब जाने योग्य, तो ये बाकी शब्द नहीं होंगे, इसका आगमन हो जाएगा विलोम। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, दंड का विलोम। दंड दिया आपने किसी को, यानी सजा दी, विलोम आपको बताना है। तो पुरस्कार, तुम दंड पाने योग्य हो या पुरस्कार पाने योग्य हो, ये समय तय करेगा, तुम्हारे कर्म तय करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से दंड और पुरस्कार आपस में क्या है, जस्ट अपोजिट है। प्रदंड जो है ये लंबी छड़ी को कहा जाता है, ये दंड का कोई पर्यायवाची भी नहीं है। ठीक है, और दंडनीय है यानी दंड देने योग्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा, चेतन का विलोम। तो ये तो आप सिंपल जानते हैं, जड़ता, हालांकि चैतन्यता का जड़ता होता है। चेतन का क्या होगा, जड़ हो जाएगा, स्थिर। स्थावर और जंगम वाला जो आपने कॉन्सेप्ट सुना है ना, वही यहाँ भी काम करता है। चेतन मतलब चैतन्य, जिसके अंदर जीवन हो, सजीव और निर्जीव जैसे आप पढ़ते हैं। और जड़ मतलब जो स्थिर है, जीवन भले ही उसके अंदर है लेकिन वो चलायमान नहीं। तो ये ए वाला सही है। ठोस का आप समझ ही रहे हैं कि ठोस मतलब एक पदार्थ की अवस्था होती है। और इसके अलावा मूढ़ मतलब होता है एकदम से जड़ बुद्धि, जिसके पास बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है और जो है भी उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, मूढ़ कहेंगे। वो मूर्ख नहीं है बल्कि मूढ़ है। और दक्ष मतलब कुशल। तो इतना हमने देखा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, द्वैत। द्वैतवाद और अद्वैतवाद आप शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, इन लोगों के सिद्धांत देखते हैं। अब इसमें आप बताएं कि द्वैत का विलोम क्या है, तो अद्वैत हो जाएगा। ठीक है, द्वैत का मतलब दो चीजें, इसमें जो द्वितीय का भाव है, द्व जो है ये शब्द जुड़ा है ना, तो यहाँ 2 नंबर डिनोट कर रहा है, तो अद्वैत हो जाएगा। ठीक, बाकी जितने हैं, जैसे वेदांत, वेदांत शब्द का मतलब क्या होता है, जहां वेदों का अंत हो जाए, यानी वेदों की जो कथनी है वो समाप्त हो जाए, तो वहां से वेदांत शुरू होता है। द्वैत, अब यहाँ पे द्वैत और अद्वैत शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। ये सब विचारधाराएं हैं, दर्शन है, पुराने जो ऋषि महर्षि होते थे। ये भक्ति आंदोलन का पूरा अंग है, तो उसमें द्वैताद्वैत एक नया मत था जो कि द्वैत और अद्वैत के सिद्धांतों को एक में मिक्स करता था। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो अद्वैत हो जाएगा। विलोम हमें चाहिए था। नेक का विलोम क्या है, तो बद हो जाएगा। बद मतलब बुरा, नेक मतलब भला। ठीक, और एकल का आपने देखा ही, अकेला। अनेक का आप जानते ही हैं, बस का आप जानते हैं। यहाँ वो सफर करने वाली बस नहीं है, ये वो वाला है कि बस करो, अब बहुत हो गया। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, 27, पदच्युत। इसमें 2 शब्द हैं, आपस में इनका समास कर दिया गया है, पद से च्युत। ठीक, अब आप जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें समास कौन सा है। ये सिलेबस का हिस्सा भले ना हो, लेकिन समास का ज्ञान इसलिए होना चाहिए ताकि आप शब्द का सही कॉम्बिनेशन समझ सकें। हिंदी के व्याकरण के जितने भी सेगमेंट हैं, भले ही कहने के लिए आपके समीक्षा अधिकारी वाले पूरे सिलेबस में सिर्फ 6 अलग अलग पार्ट हैं। विलोम पढ़ना है, आपको पर्यायवाची पढ़ना है, तद्भव तत्सम पढ़ना है, वर्तनी पढ़नी है, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ना है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, संधि, विशेषण तो है ही है सिलेबस में, तो ये सब भी इस्तेमाल होते हैं। इनके बिना आप प्रश्न को सही नहीं कर सकते। तो यहाँ आप बताइएगा, फिलहाल पदच्युत का विलोम आपको बताना है। तो पद से च्युत यानी पद से हटाया गया। ठीक, पद से हटा दिया गया, तो इसका क्या हो जाएगा, पदस्थ यानी पद पर स्थित। इस प्रकार से पदारूढ़ भी हो सकता था, यानी पद पर आसीन। अब नीचे वाले को अगर आप देखें तो अपदस्थ, ये पदच्युत का ही समानार्थी है, विलोम नहीं है बल्कि उसका पर्यायवाची है, यानी पद से हटा दिया गया। उपस्थिति का मतलब तो प्रेजेंट
मतलब जो इनकी प्रेजेंस है उसके बारे में कहा जा रहा है। और पदानुक्रम का मतलब क्या होता है, आप पॉलिटी में पढ़ते हैं कि पदानुक्रम के हिसाब से पहले कौन और बाद में कौन सा। तो ये पदों का अनुक्रम यानी उनका क्रमांक होता है, पहले कौन सा ऊंचा पद है, उससे कनिष्ठ कौन सा पद है, उससे कनिष्ठ कौन सा पद है, ऐसे हम देखते हैं। तो इसमें ए वाला। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रगतिशील का विलोम नहीं है। प्रगतिशील, ठीक है, जो प्रगति का समर्थन करे, उसी की दिशा में चले, जिधर प्रगति का यानी तरक्की का पहिया चल रहा है उधर वो कदम बढ़ाए, तो उस व्यक्ति को कहेंगे प्रगतिशील। अब यहाँ उसका उल्टा आपको ढूंढना है, तो पहले उसका समानार्थी तो ढूंढिए। देखिए अप्रगतिशील, ठीक। यहाँ देखिए इसमें ये कहा गया है कि विलोम कौन सा नहीं है, प्रश्न में ये पूछा जा रहा है ना कि विलोम कौन सा नहीं है, तो देखिए इसमें कि विलोम कौन कौन से हैं, ये उल्टा भी इसमें देख लेना चाहिए। तो अप्रगतिशील का मतलब क्या, ये विलोम हो जाएगा। प्रगतिशील का ये सीधा सीधा उल्टा है, अ उपसर्ग इसमें जोड़ा गया है। दकियानुस का भी वही मतलब होता है, बस भाषांतर है इसमें। और इसके अलावा रूढ़िवादी, रूढ़िवादी असल में नहीं होता है, ये असल में ऐसे होता है रूढ़िवादी, ढ पे छोटी ई की मात्रा होती है। खैर, तो ये तीनों जो है ये प्रगतिशील के विलोम है, जस्ट अपोजिट। जो एकदम से दकियानुस हो यानी परंपरावादी हो, और परंपरावादी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन परंपरा में जो दुर्गुण है उसको भी साथ में लपेट कर चल रहा है, वो विकास करने से मना कर दिया है। तो इस तरह की जो सोच होती है उसको रूढ़िवादिता कहा जाता है। फिलहाल ये ऊपर वाले तीनों होंगे, लेकिन जो नीचे वाला आप देख रहे हैं नवीन, नवीन मतलब नया, तो ये एक अलग शब्द है। इसका ना तो प्रगतिशील से संबंध है न ही अप्रगतिशील से संबंध है, तो ये डी वाला हमारा बाहर हो जाएगा और यही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 29 में पूछा गया कि भरा का विलोम नहीं है, तो भरा मतलब क्या, जो पूरी तरह से फुल है, तो इसका क्या हो जाएगा। यहाँ विलोम के तौर पे पहले देखिए खाली जो है, भरा है कि खाली है, तो ये अपोजिट होगा। छूछा, छूछा बर्तन, रिक्त, ठीक, ये सब होंगे। लेकिन गूढ़, गूढ़ मतलब क्या होता है, गहरा। गूढ़ मतलब गहरा, जैसे गूढ़ बात कह रहे थे यानी गहरी बात कर रहे थे, उसमें गंभीरता थी। तो ये जो शब्द है ना, ये असल में भरे का विलोम नहीं होगा, ये अलग चीज है। इसके बाद अगले वाले को देखिए बनना। बनना का विलोम नहीं है, जो नहीं है वो आपको बताना है। तो मिटना, बिगड़ना, टूटना, और क्या है सुनना, ठीक। तो बनने का मतलब क्या, किसी चीज को आप बना रहे हैं, उसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, उसको आप मिटा रहे हैं। जैसे आपने चित्र बनाया और उसको फिर रबर लेकर मिटा दिया, या आप मकान बना रहे हैं और उसको फिर बिगाड़ रहे हैं, तो ये सब आपस में उल्टे हैं। और देखिए टूटना, मकान आपने बनाया, बना वो और उसके बाद टूट गया, तो ये उल्टा हुआ ना। लेकिन इसमें जो लास्ट वाला है ना सुनना, तो बनने का सुनने से कोई संबंध ही नहीं है, यहाँ जो डी वाला है वही विलोम नहीं है, बाकी जितने हैं वो हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, मूल्य को घटाने की क्रिया। तो यहाँ मूल्य जो शब्द है ये मूल है, अब इसमें आप घटाने की क्रिया अगर ढूंढना चाहेंगे तो अवमूल्यन हो जाएगा, ठीक है। बहुमूल्यन मतलब मूल्य को वर्धित कर रहे हैं, और अ उपसर्ग जहां भी लगता है, ठीक है, अव एक उपसर्ग है, ये संस्कृत का है और मूल रूप से हिंदी में आ गया है अब। तो अ उपसर्ग है, जिस शब्द के आगे लगेगा उसकी क्रेडिट खराब कर देगा, उसे या तो बुरा बना देगा या फिर उसका जो मान है उसे कम कर देगा। तो यहाँ अवमूल्यन यानी मूल्य में कमी कर रहे हैं, तो मूल्य में घटाने की क्रिया जो है उसको अवमूल्यन कहा जाएगा। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द जैसा था। बाकी अवरोही का मतलब क्या होता है, नीचे की ओर उतरता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम जिसे आप कहते हैं। आरोहण मतलब चढ़ना होता है, ऊपर की ओर आप चढ़ रहे हैं। और देखिए अधिमूल्यन का मतलब क्या होता है, मूल्य वृद्धि करना। तो अधि उपसर्ग जो है ये बढ़ाता है मान को, और अ उपसर्ग जो है ये मान को घटा देता है। तो यहाँ उपसर्गों को जरा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं 32, जिसके अहंकार का नाश हो गया, मान मर्दन उसका कर दिया गया हो, यानी उसके मान को तोड़ दिया गया हो, चकनाचूर। तो बताइए कि ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, अंत गर्व कहेंगे, ठीक है, उसके गर्व का अंत हो गया है। तो जब गर्व का अंत ये शब्द आप एक में मतलब वाक्य पूरा हो गया ना, तो उसको आप एक शब्द में ढालना चाहेंगे तो शब्द बनेगा अंत गर्व। बाकी आप देख रहे हैं आकाश वृत्ति दिया है। आकाश वृत्ति का मतलब होता है कि आपकी कोई निश्चित आजीविका नहीं, मतलब ये तय नहीं है कि आपको धन कहाँ से प्राप्त होगा। जीवन जीने के लिए या जीविकोपार्जन के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन आपके पास कोई ठौर ठिकाना नहीं है, कोई परमानेंट नौकरी नहीं है, जो मिला जहां मिला वहीं खाए और वहीं सो गए, ठीक, एकदम फकीर वाली जिंदगी है। तो उसको कहते हैं आकाश वृत्ति। पेट उनका भी भरता है लेकिन कुछ निश्चित नहीं होता है। और आदंडपात का मतलब क्या होता है, दंडवत, दंडवत गिरा हुआ, जो साष्टांग दंडवत होता है उसमें तो लेटकर प्रणाम किया जाता है, लेकिन यहाँ आदंडपात का मतलब होता है कि सीधे गिर जाना, सीधा लेटे हुए अवस्था में लौट जाना। और इसके बाद देखिए नीचे वाले को आबाल वृद्ध यानी बच्चे से लेकर बूढ़े तक। आबाल यानी आ जो उपसर्ग है वो जोड़ दिया गया, और बाल और वृद्ध आप जानते हैं क्या होता है। तो ये आपने देखा, इसका जो अंत गर्व है वो सही उत्तर है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, ये स्ट्रेटेजी थी हमारी। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, अपने को धोखा देना बहुत बुरी बात है। अब यहां पर आपको ये बताना है कि इसके लिए शब्द क्या इस्तेमाल होगा। ये आनुश्रविक होगा, आत्मवंचना होगा, पवित्राचारी होगा, या फिर आत्मवंचक होगा। तो जो अपने को धोखा दे, वंचना मतलब क्या होता है, धोखाधड़ी या धोखा।
तो छल भी कहते हैं उसे। ठीक, तो आत्मवंचक उसको कहेंगे जो कि खुद को धोखा दे रहा है। लेकिन यहां पर क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा, बारीक अंतर है। अपने को धोखा देना यानी उस क्रिया को क्या कहेंगे, तो उस क्रिया को क्या कहेंगे, आत्मवंचना कहेंगे। इसमें डी मत चुनिएगा, इसीलिए थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना आवश्यक होता है, क्या कह रहा है। तो यहां आपने देखा, बाकी आप आनुश्रविक देख रहे हैं, पवित्राचारी देख रहे हैं। तो पवित्राचारी का मतलब क्या होता है, पवित्र आचरण करने वाला। आनुश्रविक का मतलब होता है जो आगे आगे ही आपकी बात को सटीकता से सुन सके, ये चीज है। इसके बाद अगले वाले को देखिए 34, जो आलोचना के योग्य है, मतलब उसकी आलोचना की जानी चाहिए, वो इस लायक है, तो उसे आलोचक कहा जाएगा। तो भाई आलोचना करने वाले को आलोचक कहा जाता है, न कि आलोचना के लायक जो है उसको कहा जाता है। आलोक कहा जाएगा जिसका की अर्थ होता है प्रकाश, या फिर आलोच्य कहा जाएगा, या विवेचनात्मक कहा जाएगा। तो विवेचनात्मक का मतलब क्या होता है, जिसका कि आप खोल खोल कर विवेचना यानी व्याख्या कर सके। तो ये तो सब होंगे नहीं, इसमें आप समझ रहे हैं कौन सा होगा, आलोच्य। ठीक है, आलोचना से बना है आलोच्य, और ये उस व्यक्ति को कहा जाता है या उस चीज को कहा जाता है जिसकी आलोचना होनी चाहिए। इसके बाद अगले वाले को देखें, प्रश्न संख्या 35 में कहा गया कि जो स्वयं का मत मानने वाला है, यानी स्वयं के विचारों का ही समर्थन करता है, दूसरा किसी का वो समर्थन नहीं करता, सुनता नहीं है उसे, तो उसे आत्माभिमत कहते हैं। ठीक है, आत्म मतलब खुद का और मत मतलब विचार, तो खुद के विचारों को मानने वाला, खुद के विचारों के अनुसार चलने वाला, यानी अपनी मर्जी की करने वाला। तो ये ए वाला सही है। आजीवन का मतलब क्या, ताउम्र यानी मरने तक, और मतलब पूरे जीवन भर। मतदाता का मतलब आप जानते ही हो, बताने की जरूरत नहीं। हाँ, आगत पतिका का मतलब क्या होता है, जिसका पति विदेश से लौट रहा है और वो जो स्त्री है जिसका वो पति है वो बहुत खुश हो रही है। तो ये पहले का जमाना था, इतना ज्यादा महिलाओं को गुलाम बनाकर रखते थे, तो उसमें तरह तरह का पति से जोड़कर ही संबोधन उनका निकल कर आता था। फिलहाल आगे चलते हैं। जन्म लेते ही मर जाना, जन्म लेते ही गिर कर मर जाना। ठीक है, जन्म लिया और उसे फेंक दिया गया है, तो या तो पैदा होते ही नीचे गिरा और मर गया। तो ये जो शब्द है इसके लिए थोड़ा विचित्र है। फिलहाल आदंडपात, आदंडपात के दो अर्थ होते हैं, या तो औंधे मुंह गिर जाना, इसको भी आदंडपात कहा जाता है, और जन्म लेते ही गिर कर मर जाना, उसको भी कहा जाता है आदंडपात। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं, अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 में कहा गया कि कार्य को नए ढंग से करने की जो पद्धति होती है उसको क्या कहा जाता है, तो नवोन्मेषण कहा जाता है, या नवीकरण दिया हुआ है। तो मिलते जुलते शब्द है लेकिन अर्थ अलग है। इसका क्या हो जाएगा, आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का मतलब दूसरा हो जाएगा आधुनिकरण, जो कि अधुनातन तरीके से किया जाए, यानी नवीनतम तरीके से किया जाए, कोई नया उसमें टेक्नोलॉजी हम लगाएं तो उसको कहा जाता है। ठीक, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 38, बाकी जो है इससे निग्रहवान, तो जो निग्रह से युक्त हो। इसके बाद देखें 38, जो किसी नियम का पालन न करे, यानी कोई नियम ना माने, अपनी मन मर्जी का काम करे, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, उच्च श्रृंखल कहा जाएगा। ठीक, उच्च श्रृंखल है, उसको और थोड़ा तद्भव में कहते हैं उजड्ड है एक नंबर का, उसे कुछ नियम कायदे पता नहीं है और किसी का मानता भी नहीं है, तो उच्च श्रृंखल। और बाकी अब आप देख रहे हैं स्वतंत्र है, परतंत्र है, अवैध है, तो इसका मतलब आप जानते हैं, सरल शब्द है। अब देखिए 39, वाक्यांश वाला प्रश्न का हिस्सा हम देख रहे थे। जिस पर्वत के पीछे सूर्य निकलता है, तो पर्वत का एक पर्यायवाची होता है अचल, जैसे आप सुनते हैं ना विंध्याचल, तो विंध्याचल का मतलब विंध्य जो है वो पर्वत का नाम है, और अचल पर्वत को कहा ही जाता है, तो विंध्याचल हो गया। ऐसे तो वाक्य में अगर आए कि विंध्याचल पर्वत चपटा है, पठारी है, ऐसा, तो आप पर्वत शब्द को उसमें से हटा देंगे तो वो वाक्य शुद्ध हो जाएगा, विंध्याचल पठारी है, ऐसा। फिलहाल इसमें आपको ये देखना है कि सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, तो सूर्य ऐसा नहीं है कि पर्वत में घुसा रहता है, मतलब ऐसा आभास होता है कि वो वहां से पीछे से निकल रहा है। और पहाड़ी इलाकों में ये सूर्योदय बड़ा ही दिलचस्प होता है, देखने में बहुत सुंदर होता है। खैर, तो यहाँ उदयाचल हो जाएगा। उदय मतलब क्या होता है, सूर्य का बाहर निकलना या किसी चीज का ऊपर उठना, और अचल मतलब पर्वत, तो उदयाचल यानी जो उसका उदयाचल है अर्थात अचल है, वो एक पर्वत है, उसके पीछे से वो उदय हो रहा है। हिमाचल यानी हिम का जो अचल है, यानी बर्फ से ढका हुआ पर्वत, और अस्ताचल मतलब जहां जिस पर्वत के पीछे सूर्य अस्त हो रहा है, और हिमालय दे दिया है, तो भाई हिम का घर यानी बर्फ का आवास जो है हिमालय पर्वत। ठीक, तो वो वलित पर्वत हो गया। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न संख्या 40 को देखिए। इंद्र का सफेद हाथी, पहले बताइए कहां से निकला था, इंद्र को इतना बढ़िया हाथी कहां से मिला। तो आमतौर पे हाथी सफेद होते नहीं है, बहुत रेयर कभी कभार दिख जाते हैं, वो भी दुर्लभ हैं अब। ठीक, तो ये जो हाथी था ये समुद्र में से निकला था, समुद्र को मथा जा रहा था। हिंद महासागर जो कि रत्नाकर के नाम से उस समय जाना जाता था, उसका मंथन हुआ, देवता और असुरों ने मिलकर किया, और उसमें वासुकी नाग की रस्सी थी, और मंदराचल पर्वत जो था वो मथनी था। ठीक, मथनी के तौर पे रस्सी चारों ओर सांप की लपेट के, और उसी से मंथन किया गया, जैसे दूध को मथा जाता है, दही को मथा जाता है, वैसे। और सांप का जो जहर उगलता हुआ मुंह था वो दानवों की तरफ कर दिए थे देवता, और जो पूंछ थी जहां सुरक्षित था, सेफ्टी वाला एरिया था, उधर देवता खुद पकड़े थे। ऐसे देवता लोग चालाक होते।
अंत में जब जहर निकलता है तो कुल जने भाग जाते हैं और भगवान शिव जो है उसको धारण कर लेते हैं, नीलकंठ बन जाते हैं। और जितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको देवता आपस में बांट लेते हैं। तो उसी में था ऐरावत, ठीक है। और भी बाकी सारी चीजें निकली थी, जैसे शंख निकला था, लक्ष्मी जी खुद ही उसमें से बाहर आई थी, मतलब समुद्र के अंदर से। और भी बाकी चीजें हैं। अमृत जब बाहर आता है तो फिर मारपीट मच जाती है। तो ये आपने देखा ऐरावत होगा असल में, यहां पर देखिए ये ऐसे लिखा जाता है ऐरावत, थोड़ा सा वर्तनी का दोष है। हस्ती गज, भाई ऐरावत हाथी तो था ही, लेकिन वो सफेद था और उसका एक विशेष नाम था। इसके बाद आगे चलते हैं, और भी है नीचे गयंद, गयंद हाथी का ही पर्यायवाची होता है। फिलहाल 41 को देखिए, अशुद्ध वर्तनी है किसकी, तो यहाँ सहिष्णु दिया हुआ है, दुस्साहस दिया है, असीमित दिया है और सुविधजनक दिया है। अगर आप हड़बड़ाहट में रहेंगे तो हो सकता है कि दुस्साहस को चुन लें, कि इसी में कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है, क्या पता यहाँ पे 2 ठे ऐसे बिंदी रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, दुस्साहस ऐसे ही लिखा जाता है। ये जो सुविधाजनक लिखा है ना, असल में यहाँ सुविधाजनक होगा। ध पे आ की मात्रा होनी चाहिए थी, जो कि बहुत कॉमन चीज है, आपको भी पता है, लेकिन कभी कभी ध्यान नहीं जाता है, तो इसीलिए एक एक विकल्प को बहुत कायदे से देखना है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 में कहा गया कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी है। अब किसकी अशुद्ध वर्तनी है जरा देख कर बताएं। तो अपयश दिया है, कष्टकर दिया है, सामर्थ्य दिया है और सुलक्षण दिया है। तो गांव में तो बोलते ही कुलच्छनी है, कुलच्छनी है ऐसे बोलते हैं, तो असल में वो लक्षण होता है। तो ये जो छ यहाँ इस्तेमाल हुआ है वो ये वाला नहीं रहेगा, बल्कि कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा, मतलब सुलक्षण होता है, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं, बाकी सभी सही दिए हैं तो उनको भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा है कि अशुद्ध वर्तनी किसकी है, मतलब गलती कहाँ है जरा ढूंढ कर बताइए। तो वाक्य और वर्तनी शुद्धि ये आपके सिलेबस का एकदम जगजाहिर हिस्सा है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि वाक्य और वर्तनी शुद्धि 2 अलग अलग चीजें हैं। वाक्य की शुद्धि करने के लिए अगर आपको आए तो पहले वर्तनी नहीं ध्यान देनी, प्रश्न में वाक्य की वर्तनी नहीं ढूंढने लगेंगे कि पता नहीं कौन सा शब्द गलत दिया है। पहले वाक्य की संरचना देखिए, ठीक, पहले वाक्य की संरचना देखिए क्रम विन्यास ठीक है या नहीं, शब्दों का चयन ठीक किया है या नहीं, ये सब देखकर जब यहां से आप संतुष्ट हो जाएं कि यहां पर कहीं कमी नहीं है, तब जाकर आप वर्तनी की ओर ध्यान दीजिएगा। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि वाक्य शुद्धि के लिए कहता है परीक्षा में, एकदम स्पष्ट लिखा रहता है कि निम्नांकित वाक्यों में से शुद्ध कौन सा है, और लोग वर्तनी के चक्कर में पड़ के सही विकल्प तक नहीं पहुंच पाते। तो कह क्या रहा है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहां देखिए अशुद्ध वर्तनी क्या है, तो विख्यात दिया है, कुख्यात दिया है, फजीहित दिया है। ये कोई शब्द होता है, फजीहत होता है ना, कहते हैं फजीहत में पड़ गए, यानी झंझट में पड़ गए, तो ये वाला है। जंगम का मतलब क्या होता है, स्थावर और जंगम आप सुनते हैं ना, जंगम का जरा अर्थ बताइएगा। तो बाकी जो है वो तो आप देख ही रहे हैं। देखिए ख्यात जो है होता है ना, ये मूल शब्द है, ख्यात जो शब्द है ये मूल है। अब इसमें वी उपसर्ग जोड़ देंगे तो ये विख्यात हो जाएगा, यानी और बढ़िया। और इसी में अगर आप कु जोड़ देंगे तो ये कुख्यात हो जाएगा, मतलब बुरा हो जाएगा। तो उपसर्गों का चमत्कार होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, इसका फजीहत होगा। 44वें को देखें, अशुद्ध वर्तनी आपको तलाशनी है इसमें। तो सैद्धांतिक है, फुर्तीला है, इसके अलावा स्पर्धा है और सामयिक है। सामयिक होता नहीं है, सामयिक होता है। यह पे छोटी ई की मात्रा होगी, बाकी जो है वो तो ठीक है। जैसे सैद्धांतिक यानी सिद्धांत पर आधारित, फुर्तीला जिसके अंदर तेज रफ्तार हो, मतलब किसी भी काम को वो द्रुत गति से यानी तेज गति से करे, और स्पर्धा का मतलब कंपटीशन होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, सामयिक का मतलब क्या, जो कि समय के साथ तालमेल बिठा कर चले। आप समसामयिकी पढ़ते हैं ना, करंट अफेयर जिसे आप कहते हैं, तो वो सामयिक घटनाएं, मतलब इस समय में रिलेवेंट घटनाएं होती हैं। इसके बाद 45 को देखते हैं, अशुद्ध वर्तनी कौन सी है ये आपको बताना है। तो देखिए आप परमार्थ दिया है, स्वाधीनता दिया है, स्वीकार दिया है, और नीचे एक चीज और है, हितकारी। हितकारी कोई शब्द नहीं होता। हाँ, हालांकि गांव में लोग अपने जो करीबी लोग होते हैं उनसे नाराज होकर कभी कभी बुलाते हैं कि आवा हित, ठीक, तो वो असल में हित होता है, हितैषी होता है, ठीक। अब यहाँ पे ये हितकारी होगा। गांव में ये संबोधन होता है, इसमें इतना हंसने की आवश्यकता नहीं है। हित बुला देते हैं तो वो हित ही होता है, बोलने का तरीका होता है। बाकी जो है जैसे परमार्थ दिया है वो सही दिया है, स्वाधीनता भी ठीक है, स्वीकार भी सही दिया है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 46, अशुद्ध वर्तनी किसकी है। तो अभ्यस्त है, उपयुक्त है, दुरुपयोग है, दुरुपयोग है, ध्यान दीजिएगा। र पे किस तरह की मात्रा है वो, और उन्मूलन है, तो दुरुपयोग ही होगा भाई, ठीक है। उच्चारण आप क्या करते हैं, जैसे वर्तनी शुद्धि आप करते हैं ना किसी भी वाक्य का या शब्द में से, आप देखते हैं कि मात्रा वगैरह ठीक है या नहीं, तो पहले उसको एक बार बोल कर देख लीजिए। परीक्षा हाल में चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोलना है, लेकिन थोड़ा सा साइलेंट मोड में ही बोल कर एक बार देख लीजिए कि आप बोल कैसे रहे हैं और वो लिखा कैसे, कहां पर आप जोर दे रहे हैं और कहां पे वहां जोर नहीं दिया है। जहां जोर देंगे वहां बड़ी मात्रा होगी, दीर्घ मात्रा होगी, और जहां हल्के से उच्चारण कर देंगे वहां लघु स्वर होगा। तो इससे छोटा ऊ और छोटी सब पता लग जाता है। अब यहाँ देखिए दुरुपयोग, हम लोग बोलते हैं ना, दुरुपयोग कोई बोलता नहीं है, दुरुपयोग बोलते हैं। तो र पे कौन सा ऊ है, ये छोटा ऊ है,
ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखा जाता है। जैसे र पे इस तरह से आपने लगाया तो ये बड़ा ऊ हो जाएगा, और इस तरह से आपने लगाया अंदर की ओर मुड़ा हुआ तो वो छोटा ऊ हो जाएगा। जैसे रुपया लिखा रहता है, आप देख लीजिएगा, उसमें ये वाला होता है, और रूपा लिखा रहता है तो उसमें बड़ा ऊ रहता है। तो वही अंतर है, बस बारीक सा डिजाइन आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा ऊ इस्तेमाल हुआ है। तो दुरुपयोग इसमें गलत लिखा है, बाकी सब सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 47 में कहा गया कि अशुद्ध वर्तनी किसकी है। तो आकीर्ण दिया है, आमिष दिया है, अंतर्मुखी दिया है, और नीचे क्या लिखा है, अनुरिक्त। अनुरिक्त कोई शब्द ही नहीं होता है, अनुरक्त होता है, ठीक है। अनुराग में आसक्त यानी अनुरक्त। तो ये वाला जो है डी वाला गलत है, बाकी जितने हैं वो ठीक है। आकीर्ण मतलब क्या होता है, प्रकाश का फैलना यानी किरणों का प्रसार, उसको विकिरण भी कह सकते हैं, विकिरण भी कह सकते हैं, प्रकीर्ण भी कह सकते हैं। और आमिष मतलब, ठीक, ये अच्छा ये बताइए, आमिष का मतलब मांसाहारी होता है कि शाकाहारी होता है। आमिष, सामिष, निरामिष, ये सब आप शब्द सुनते हैं। मिष का मतलब होता है मांस, ठीक, मतलब जो जंतुओं से प्राप्त चर्बी होती है, वसा होती है, उसको मिष कहा जाता है। तो उसी से ये जितने भी शब्द हैं उन्हें आप देखते हैं बने हुए हैं। अब इसमें से आप बताइए कि आमिष का मतलब क्या होता है, ये वेजिटेरियन शब्द है या नॉन वेजिटेरियन शब्द है। बाकी अगर आप देखें तो अंतर्मुखी, ठीक, अंतर्मुखी का मतलब क्या, इंट्रोवर्ट जो होते हैं, मतलब अपनी सारी बात अंदर रखते हैं, जाहिर कुछ भी नहीं करते हैं, सारे गुण उनके छिपे रहते हैं। ऐसा व्यक्ति तो अच्छा नहीं होता है, आदमी को बहिर्मुखी होना चाहिए। और अनुरिक्त यहाँ आपने देख लिया, वो गलत लिखा हुआ है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया है कि अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, यानी गलत कहाँ लिखा है जरा देखिए। तो ऊपर ही गलत लिखा है, वो एकदम आंख में पड़ जाएगा, मतलब दिखाई दे जाएगा। निर्विवाद, निर्विवाद होता है यानी जो विवाद से रहित हो। अब यहाँ पर उपसर्ग कौन सा इस्तेमाल हुआ है, निर नाम का जो उपसर्ग है वो इस्तेमाल हुआ है, और विवाद जो है ये मूल शब्द है। बाकी अगर आप देखें तो अनुराग, प्रतिवाद और पराभव, इनकी वर्तनी एकदम ठीक है, तो उसमें चुनने की आवश्यकता है ही नहीं है। इसके बाद 49 को देखते हैं। अशुद्ध वर्तनी आपको तलाशनी है, तो संश्लेषण लिखा है, विश्लेषण लिखा है, समाचार लिखा है और उपजाऊ लिखा है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां जैसे संश्लेषण लिखा है, वैसे आपको आयोग का जो कागज पर टाइप किया हुआ या प्रिंट किया हुआ पेपर है उसमें नहीं दिखाई देगा। वहां कैसे दिखाई देगा, वहां ऐसे दिखाई देगा, संश्लेषण। मतलब ये जो तालव्य श है ना, आधा यहाँ मौजूद है, ये इस प्रकार से रहेगा, यहाँ श्र जैसा बन गया है। तो ये वर्तनी दोष है, मतलब ये टाइपिंग की गड़बड़ी है, जो कि कंप्यूटर में इसी तरह से आपको दिखाई देगा, लेकिन कागज का जो प्रिंट होता है उसमें आधा तालव्य श रहेगा। ध्यान दीजिएगा, गलत दोनों नहीं है, बस लिखने के जो तरीके हैं उसमें फर्क है। अब इसमें आपको देखना है कि अशुद्ध वर्तनी किसकी है, तो उपजाऊ नहीं होता बल्कि उपजाऊ होता है। अब यहाँ वही बड़े ऊ और छोटे ऊ वाला कॉन्सेप्ट है, तो उपजाऊ होता है, बड़ा ऊ इस्तेमाल होगा जो कि नहीं किया गया है, तो इसीलिए गलत है। बाकी जितने हैं वो सही। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये श्र नहीं है, ये आधा तालव्य श है, और इसी रूप में आपको आयोग दिखाएगा। इसके बाद 50 को देखिए। 60 प्रश्न हमें देखने हैं, तो उसमें से 50वां आप देखने जा रहे हैं, और इसमें आपको अशुद्ध वर्तनी बतानी है। तो औपचारिकता लिखा हुआ है, औचित्य लिखा हुआ है, ध्यान से देखें, दूरदर्शिता लिखा हुआ है, नैसर्गिक लिखा हुआ है। जब भी आपसे वर्तनी शुद्धि के लिए पूछा जाए, एक बार कम से कम जरूर उन 4 विकल्पों को उच्चारण करके देख लीजिएगा कि किसका उच्चारण आप कैसे कर रहे हैं और वो लिखा कैसे है। आपको आधी गलती तो वहीं पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि उच्चारण अगर आप ठीक कर रहे हैं तो आप गलत नहीं लिख सकते, ये पक्की बात है। अब इसमें देखिए, औचित्य कोई नहीं बोलता है, कहते हैं ना इस बात का क्या औचित्य है, औ बोलते हैं ना, ओ नहीं बोलते, तो इसलिए जो बी वाला है वो गलत है। ये आपने देखा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 में कहा गया कि उपजाऊ मिट्टी में उपजाऊ कौन सा विशेषण। अभी आपने देखा ना पीछे ये गलत लिखा हुआ था, उपजाऊ लिखा हुआ था, उपजाऊ होता है, ठीक। तो इसमें विशेषण आपको बताना है। अब यहाँ विशेषण विशेष वाला मामला स्टार्ट हो गया है। तो गुणवाचक विशेषण है, किसी भी तरह का गुण आप वर्णन कर रहे हैं, चाहे वो अवगुण है या सगुण है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो गुणवाचक में आएगा। गुणवाचक विशेषण सबसे लंबा परिवार रखता है, बाकी जितने भी विशेषण है उनकी तुलना में इसकी फैमिली बहुत बड़ी है, इसके प्रकार बहुत ज्यादा है। तो जितनी चीजें सार्वनामिक में ना आए, संख्यावाचक में ना आए, परिमाणवाचक में ना आए, उन सबको बटोर कर आप गुणवाचक में डाल दीजिए, काम हो जाएगा। फिलहाल इसमें आप देखें कि गुणवाचक विशेषण है, उपजाऊपना ये क्या है, जमीन का गुण ही तो है, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। बाकी आप देखें कि सब गलत दिया है। परिमाण यानी मात्रा बताई जा रही है, जैसे 10 किलो तेल, ये क्या है, परिमाणवाचक है। 10 किताबें, ये क्या है, संख्यावाचक है। कुछ मात्रा में तेल, ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। और कुछ मात्रा में पुस्तकें, तो ये क्या है, संख्यावाचक है। ये संख्यावाचक और परिमाणवाचक में आप अंतर कैसे कीजिएगा, जहां पर आप तोलें, किसी चीज को नापने के लिए या उसे उसकी मात्रा पता करने के लिए उसका वजन करना पड़े या उसके आयतन का पता लगाना पड़े, तो वहां पर क्या होगा, परिमाण होगा, उसी को परिमाण कहा जाता है। और संख्या, जहां आप गिनकर संख्या मालूम कर सकते हैं, लोगों की गिनती कर सकते हैं, किताबों की गिनती कर सकते हैं, घोड़ों की गिनती कर सकते हैं, तो वहां पर क्या होगा, संख्यावाचक होगा। फिलहाल गुणवाचक इसका होगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 52। वह लड़की बाजार जाती है,
वह लड़की बाजार जाती है। अब इस वाक्य में कौन सा विशेषण इस्तेमाल हुआ है? तो वैसे अगर आप देखें तो कई सारे विशेषण आपको इसमें दिखने लगेंगे, लेकिन जो सबसे पहले दिखाई दे वही उत्तर होगा। तो वह जो है यहाँ अकेला अगर रहता तो सर्वनाम के तौर पे इस्तेमाल होता। और आप जानते हैं कि विशेष शब्द कौन से होते हैं, या तो वो संज्ञा होंगे या सर्वनाम होंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वही सर्वनाम या वही सर्वनाम शब्द किसी और शब्द की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ आप देखें कि लड़की जो है ये मूल शब्द हो गया और वह उसकी विशेषता बता रहा है कि वही लड़की, देखो वही लड़की है जो कि बाजार जा रही है ना। तो यहाँ ये वह जो शब्द है ये असल में सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। सर्वनाम से ये क्या बन गया? सार्वनामिक विशेषण बन गया। तो इसलिए इसमें विशेषण कौन सा इस्तेमाल हुआ है? सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद 53 को देखते हैं। उनकी दृष्टि चित्र पर गड़ी है, ठीक, मतलब एकदम आंख गाड़ कर उसको देख रहे हैं, ऐसा कुछ। इसमें विशेषण आपको बताना है। तो उनकी जो शब्द है ये यहाँ विशेषण का काम कर रहा है, ठीक। अब बाकी जो है जैसे गड़ी है, तो गड़ी है ये क्रिया है, मतलब किसी चीज को आप एकदम टकटकी लगाकर देख रहे हैं तो ये क्रिया हो जाएगा ना, क्रिया विशेषण नहीं हो सकती। तो इसलिए इसमें जो आप देख रहे हैं उनकी शब्द वही विशेषण है। दृष्टि क्या है? ये विशेष्य हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, 54 को देखते हैं। परिस्थिति अनुसार भी विशेषण विशेष्य का चयन किया जाता है, मतलब वाक्य में वो किस रूप में है ये आपको देखना होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 को देखिएगा, हमने 53 तक देखा था, ठीक है। सुरेश की कमीज पुरानी है, पुरानी कमीज पहनकर वो घूम रहा है, बहुत बुरी बात है। तो अब आप ये बताइए कि कमीज शब्द क्या है? कमीज का मतलब जानते हैं ना, शर्ट होता है। अब वो पूरी आस्तीन की है कि आधी आस्तीन की है उससे फर्क नहीं पड़ता, हालांकि ठंडी चल रही है तो पूरी ही होगी। अब इसमें आप बताइए कि कमीज पुरानी है, तो कमीज शब्द क्या है? ये सर्वनाम है, विशेषण है या विशेष्य है, या क्या कुछ और कोई चीज दी हुई है? तो असल में ये जो कमीज शब्द है ये विशेष है, ठीक है, विशेष्य है, ये संज्ञा है और विशेष्य है। और पुरानी जो शब्द है वो इसकी विशेषता बता रहा है कि मतलब ये प्राचीन काल की है, खुदाई से निकली है, तो वो विशेषण हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अव्यय नहीं हो सकता, अव्यय में जो शब्द आते हैं उन्हें भी आप आगे के जो टेस्ट है उनमें देख लेंगे, सारे एग्जाम्पल आपको दिखाई देंगे। प्रश्न संख्या 55 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो आधुनिक, भारतवर्ष, बाजार और खेती। आधुनिक, ठीक है, आधुनिक शब्द क्या है? ये विशेषण है। बाकी जितने आप देख रहे हैं जैसे भारतवर्ष है तो देश का नाम है तो संज्ञा होगा। बाजार शब्द जो है ये भी संज्ञा हो जाएगा, और खेती शब्द जो है ये भी संज्ञा हो जाएगा। ऐसे मतलब ये संज्ञा है और स्त्रीलिंग है। यहाँ ये कंफ्यूज मत होइएगा कि खेत से खेती बन गया तो कुछ और, खेती करना वो क्रिया हो जाएगी और खेती शब्द जो है वो यहाँ संज्ञा बनेगा और विशेष्य बन जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आधुनिक। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 56 को देखें। विशेषण शब्द इसमें से कौन सा नहीं है वो आपको देखना है। तो आगामी दिया है, शांत दिया है, काला दिया है, ये सब क्या है? ये सब विशेषण है। और कैसे विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। लेकिन तुम क्या है? सर्वनाम है। किसी का नाम लेने के बजाय उसके स्थान पे आप कोई नया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं, यानी सर्वनाम होते हैं। तो तुम यहाँ पर विशेष्य बन जाएगा। संज्ञा और सर्वनाम शब्द अगर किसी दूसरी चीज की विशेषता न बता रहे हो तो वो स्वतंत्र अवस्था में विशेष्य होते हैं, ठीक। तो ये विशेष्य है और ये विशेषण नहीं है, इसलिए इसको बाहर कर लेते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, 57। निम्नलिखित में से विशेषण नहीं है। अब कौन सा नहीं है आप देखें तो मानस, असल में मनस होना चाहिए था। यहाँ मानस शब्द कुछ ठीक नहीं है, मनस होना चाहिए था। मनस शब्द विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है और इसी से बनता है मानस, मानसिक, इस तरह के जो शब्द है वो बनते हैं। हाँ, सज्जन देखें, ये सज्जन जो शब्द है ये गुणवाचक विशेषण है। दुर्जन ये भी गुणवाचक है, मतलब अवगुण भले ही है लेकिन ये गुणवाचक विशेषण में आएगा। इसके अलावा आगे चलते हैं। इसमें देखिए सुकुमार, सुकुमार मतलब क्या? कोमल। सुकुमारी मतलब स्त्री के लिए इस्तेमाल हो रहा है और सुकुमार मतलब पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी आपका गुणवाचक विशेषण में आएगा। लेकिन मानस जो शब्द है ये असल में विशेषण नहीं है, मनस। इसके बाद 58 को देखिए। रीता एक अच्छी नृत्यांगना है। अब इसमें विशेष्य आपको तलाशना है। तो इसमें ये जो विकल्प आप देख रहे हैं, सुविधा यही है कि आप किसी एक को चुन सकते हैं, दो को नहीं चुन सकते। अगर दो को चुनते तो रीता शब्द को चुनते, लेकिन यहाँ जो मूल वाक्य है, पूरा वाक्य किस चीज पर निर्भर है कि रीता नाम की जो लड़की है वो नृत्यांगना है, तो रीता नाम उसकी विशेषता बता रहा है उस नृत्यांगना की, ठीक है। इस तरह से होगा। नृत्यांगना जो है यानी नर्तकी है, उसकी विशेषता क्या है कि उसका नाम रीता है, तो यहाँ रीता विशेषण तो नहीं बनेगा लेकिन ये उससे अलग हट जाएगा और नृत्यांगना जो शब्द है ये विशेष्य बन जाएगा, ये विशेषण नहीं है। और पूरा वाक्य किस शब्द पर जाकर केंद्रित हो रहा है वही आपको ध्यान देना है। तो अंत में नृत्यांगना हमें मिलता है तो यही चुना जाएगा। इसके बाद 59 को देखते हैं। दो अगर चुनने की सुविधा होती तो रीता को भी चुनते। इसके बाद देखें 59, विषम को चुनना है आपको, तो निर्वासन दिया है, निष्कासन दिया है, जलावतनी दिया हुआ है, ठीक है, जलावतनी, और निर्मल दिया हुआ है। निष्कासन, निर्वासन और जलावतनी, इन तीनों का मतलब क्या होता है? बाहर निकाल देना, मतलब देश निकाला दे देना, या कोई चीज है, कोई घेरा है, कोई कुटुंब है, कोई परिवार है, उससे बाहर कर देना। तो ये सब आ गया। वतन मतलब क्या होता है? अपना देश, ए वतन, ठीक।
तो यहाँ जलावतनी का मतलब होगा कि वतन से बेदखल कर दिया गया, तो वही बात है। बाकी अगर आप देखें तो डी वाला इससे अलग है। निर्बल कोई शब्द मतलब इनसे मैच करता हुआ शब्द नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? सामर्थ्यविहीन यानी बल से रहित। तो ये अलग है और अलग ही हमें देखना था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अगला वाला मतलब अंतिम इस टेस्ट का। तो विषम आपको इसमें चुनना है। अब विषम चुनने के लिए कहे तो आप यही ध्यान दीजिएगा कि बाकी जो शब्द हैं वो आपस में समान अर्थ रख रहे हैं या नहीं, या हो सकता है तद्भव तत्सम में भी विषम चुनने के लिए आ जाए। मतलब हो सकता है कि तद्भव शब्द जो है वो 3 ठे दिए रहे और उसमें से एक कोई तत्सम हो तो कहे कि विषम चुनिए, तो विषम किस आधार पे चुनेंगे? तद्भव तत्सम के आधार पे। ये आपको थोड़ा सा वहां सोचना पड़ेगा। फिलहाल निस्संदेह लिखा है, बिला शक लिखा हुआ है, और क्या है? वाकई है। इसके अलावा एक नीचे है उछापन। तो उछापन नहीं होता है, ये ओछापन होता है। फिलहाल ये इससे बाहर है। बाकी जितने हैं इनका मतलब क्या होता है? बिना शक, बिला शक उसको कहा जाता है। बिला उपसर्ग है, लाहौर बिला कुवत आपने सुना होगा, तो ये वाला बिला शक। शक मतलब सुबह, संदेह, और वही चीज निसंदेह भी है, वही चीज वाकई भी है। तो ये हमने देखा। यहां तक हमने 60 प्रश्नों को पूरा कंप्लीट किया है। एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपने देख लिया है। और तब तक के लिए नमस्कार।